नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी के हिसाब से देखें तो बजट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जीएसटी के बारे में कोई भी निर्णय लेना हो, कोई भी रिकमेंडेशन करनी हो तो जीएसटी काउंसिल ही उसके लिए ऑथोराइज्ड है और जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर ही कोई भी कानून में बदलाव किया जा सकता है या जीएसटी के रेट्स में चेंजेस किए जा सकते हैं। फिर भी जो बजट 2022 प्रस्तुत किया गया है उसमें फाइनेंस बिल के अंदर सीजीएसटी एक्ट 2017 में भी कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है। वो क्या है वो हम देख लेते हैं। हालांकि इनका कोई इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं ये जब फाइनेंस बिल पास हो जाएगा, फाइनेंस एक्ट बन जाएगा, उसके भी बाद में जब डेट से नोटिफाई करेंगे कि किस तारीख से ये अमेंड होंगे, उसके बाद में ही ये प्रभावी होंगे। इसलिए इमीडिएटली इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बारे में कुछ संशोधन प्रस्तावित है। सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके बारे में है। इसका जो सब सेक्शन 2 है इसमें कंडीशंस बताई हुई है कि कौन कौन सी कंडीशंस के बेस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ली जा सकती है, जिसमें इन पोजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट्स भी हो तो चल सकता है, गुड्स और सर्विसेज रिसीव की होनी चाहिए। इसके बाद में अब यह जो क्लॉज बी ए है, द डिटेल्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई communicated to such registered person under section 38 has not been restricted। एक तो जो सप्लाई की डिटेल्स है, हमारे सप्लायर ने जो सप्लाई किया है उसकी डिटेल्स हमें जो अभी GSTR 2B के अंदर दिखती है, वो जो कम्युनिकेट हुई है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए। ये किन किन कारणों से रिस्ट्रिक्ट हो सकती है वह सेक्शन 38 के अंदर अमेंडमेंट किया गया है, उसका डिस्कशन करते समय आगे हम देखेंगे। लेकिन यह एक नई कंडीशन और ऐड हो गई या प्रस्तावित है, यह एक नई कंडीशन और ऐड होने के लिए। यहाँ पर जो और सेक्शन 43A लिखा हुआ था, क्योंकि अब सेक्शन 43A को ही ओमिट किया जाएगा तो यहाँ से ये वर्डिंग्स भी ओमिट करने का प्रस्ताव है। और जो एक समय मर्यादा थी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की, जो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, वो लिखा हुआ था, या एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट, उसके बदले में अब 30th डे ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेन्स और फर्निशिंग ऑफ द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ये जो जहाँ पर भी पहले बहुत सारे प्रोविजंस के अंदर CGST एक्ट 2017 में ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, ये वर्डिंग्स जहाँ पर भी लिखा था, अब उसमें चेंजेस करके ये 30 नवंबर अगले वर्ष की ये करने का प्रस्ताव है। तो इस प्रकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से संबंधित जो अभी सेक्शन 16 है इसमें इतना परिवर्तन किया जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वह सेक्शन 38 के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वह क्रेडिट कम्युनिकेट नहीं होनी चाहिए, वह है। कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस में भी कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है। ये सेक्शन 29 कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में है। इसमें ये जो सब सेक्शन 2 है इसका क्लॉज बी और क्लॉज सी, जिसे हम सुओ मोटो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सुओ मोटो कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कहते हैं। किसी टैक्स पेयर ने कंटिन्यूअसली किसी पीरियड के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया हो, तब उसका रजिस्ट्रेशन सुओ मोटो GST अधिकारी कैंसिल कर सकता है। उसमें जो क्लॉज बी है, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर 3 कंजिक्यूटिव टैक्स पीरियड। ये पहले ये वर्डिंग्स थे जो सेक्शन 10 के अंदर कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पेयर है, उसने यदि कंजिक्यूटिव 3 टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल नहीं किया हो। लेकिन अब आप जानते होंगे कि जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है उसका जो क्वार्टरली स्टेटमेंट
GST CMP 8 उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं, उसे रिटर्न नहीं कहते। जबकि रिटर्न जो फाइल करते हैं कंपोजिशन टैक्स पेयर, वह एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं GSTR 4 के अंदर। तो इसलिए अब यहाँ पर यह संशोधन करने का प्रस्ताव है कि अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड रिटर्न। जो ड्यू डेट है एनुअल रिटर्न फाइल करने की, उसके 3 महीने से अधिक समय के लिए यदि एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है कंपोजिशन टैक्स पेयर के ने, तो उसका ये GSTR सुओ मोटो कैंसिल किया जा सकता है। अन्य टैक्स पेयर के लिए जो पहले प्रोविजन था, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी हैज नॉट फर्निश रिटर्न फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 months। यदि कंटिन्यूअसली 6 महीने का रिटर्न फाइल न किया हो, उसके बदले में अब वर्डिंग्स संशोधन प्रस्तावित जो है, सच कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब, 6 महीने के बदले में अब ये रूल से प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि कितना समय का कंटिन्यूअसली रिटर्न फाइल नहीं किया हो तो नॉर्मल टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया जो ओरिजिनली जब GST 2017 में लागू हुआ था, तब GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल देनी थी, GSTR 2 में इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स हमें एक्सेप्ट करनी होती थी, और GSTR 3 रिटर्न्स वह GST का रिटर्न था। यह स्कीम इंप्लीमेंट हो नहीं पाई, उसके बदले में GSTR 1 फाइल करना है। GSTR 2 में भी अलग अलग उनके मसौदे बने, और अभी GSTR 2B में हमको इंटीमेशन मिलती है कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें अवेलेबल है, और GSTR 3B जो शुरुआत में एक टेम्पररी रिटर्न जैसा था शुरुआत के 2 महीनों के लिए, वही अब एक्सटेंड होते होते सेक्शन 39 का रिटर्न हो गया है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन ओरिजिनली बनाए गए थे, वो अब अभी की वास्तविकता के हिसाब से उनमें अमेंडमेंट किया जा रहा है। सेक्शन 37 आउटवर्ड सप्लाईज के रिटर्न के बारे में है, जिसे हम GSTR 1 रिटर्न कहते हैं। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अ नॉन resident taxable person and a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52 shall furnish electronically। अब यहाँ पर यह वर्डिंग्स ऐड करने का प्रस्ताव है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन, अर्थात ये जो रिटर्न फाइल करने के लिए जो भी रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशन गवर्नमेंट लगाना चाहे रूल्स के माध्यम से, वे लगा सकती हैं। इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ effected during a tax period on or before the 10th day of the month succeeding the said tax period, and such details shall be communicated to the recipient के बदले shall subject to such condition and restriction within such time and in such manner as may be prescribed be communicated to the recipient of the said supplies। अर्थात यहाँ पर भी conditions restriction लगाने का provision ऐड किया है। यह जो proviso था इसकी अब आवश्यकता नहीं है। प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द 11th डे टू द 15th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड। जो ओरिजिनल स्कीम थी उसमें GSTR 1 10 तारीख तक फाइल करना था, GSTR 2 को 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में एक्सेप्ट करके फाइनलाइज करना था, और 16 तारीख से 20 तारीख तक GSTR 3 हमको फाइल करना था। इसलिए 11 से 15 तारीख का समय वह फ्री रहे, नेटवर्क पर लोड न पड़े सिस्टम पर, इसके लिए यह प्रोविजो था। लेकिन अब तो GSTR 2 एक्सेप्ट करना वैसा कोई प्रोविजन है नहीं, इसलिए इस प्रोविजो को ओमिट करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार से जो सब सेक्शन 2 है, जिसमें भी सेक्शन 38 से रिलेटेड बात है जो GSTR 2 के बारे में था, उसे भी अब यहाँ से ओमिट करने का प्रस्ताव है। GSTR 3 के अंदर जो प्रोविजंस थे मैचिंग का, इनपुट टैक्स क्रेडिट की मैचिंग का, उससे रिलेटेड सेक्शन 42 और 43 को भी अभी ओमिट करने का प्रस्ताव है, तो वे वर्डिंग्स भी यहाँ से निकाले जा रहे हैं। यहाँ पर अगेन आप देखेंगे जो रिटर्न फाइल करने की सितंबर महीने की डेट थी उसके बदले 30 नवंबर कर दिया है, जो भी एरर्स और ओमिशंस हमको करेक्ट रेक्टिफाई करना हो। और यह जो सब सेक्शन 4 है
उसे इंसर्ट करने का प्रस्ताव। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर subsection 1 for a tax period if the details of outward supply for any of the previous tax period has not been furnished by him. यदि आपने पिछला GSTR1 रिटर्न फाइल नहीं किया है तो नेक्स्ट मंथ का GSTR1 रिटर्न आप फाइल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें कुछ क्लास ऑफ टैक्स पेयर को गवर्नमेंट छूट छाट दे सकती है कि यदि पिछले महीने का टैक्स का GSTR1 रिटर्न फाइल न किया हो तब भी नेक्स्ट महीने का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यह जो सब सेक्शन 4 है यह नया इंसर्ट करने का प्रोविजन, नया इंसर्ट करने का प्रस्ताव है। पुराना जो सेक्शन 38 था उसके बदले में यह पूरा सेक्शन 38 सब्स्टिट्यूट करने का प्रस्ताव है। उसके अनुसार द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37, अर्थात हमारे जो सप्लायर हैं उन्होंने जो GSTR1 फाइल किया है उसकी डिटेल्स एंड सच अदर सप्लाईज एज मे बी प्रिस्क्राइब, इसके अलावा अन्य सप्लाईज जो प्रिस्क्राइब किए जाए, जिसमें हो सकता है हमने इंपोर्ट किया हो उसकी डिटेल्स इत्यादि प्रिस्क्राइब करें। तो यह जो सारी डिटेल्स है उनका ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट यह टैक्स पेयर को अवेलेबल करवाया जाएगा विद इन सच टाइम एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जिस प्रकार के कंडीशंस यदि गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है उस प्रकार से वह रिटर्न हमको उपलब्ध करवाया जाएगा। द ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 1 शैल कंसिस्ट ऑफ, इस स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा तो एक तो डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स में बी अवेलेबल टू द रिसिपिएंट, जो रिसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है वो उसके अंदर बताई होगी, एंड डिटेल्स ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सच क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड whether wholly or partly by the recipient on account of the details of the said supplies being furnished under subsection 1 of section 30, जिसमें क्रेडिट पूरी या आंशिक रूप से न ली जा सके क्योंकि भले ही हमारे सप्लायर ने GSTR1 में उनकी डिटेल्स बताई है, by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed, ऐसा यदि प्रिस्क्राइब कर दिया जाए कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन लेने के कुछ समय तक भले वह GSTR1 फाइल करता है लेकिन उसके द्वारा फाइल किए गए GSTR1 के बेसिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ली जा सकती। बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड वेयर सच डिफॉल्ट हैज कंटिन्यूड फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यदि किसी हमारे सप्लायर ने टैक्स पेमेंट में डिफॉल्ट किया है और वह डिफॉल्ट पीरियड प्रिस्क्राइब समय मर्यादा से ज़्यादा है। By any registered person, the output tax payable by whom, in accordance with the statement of outward supplies furnished by him under the said subsection during such period, as may be prescribed, exceeds the output tax paid by him during the said period by such limit as may be prescribed. जहाँ पर उसका हमारे सप्लायर के द्वारा आउटवर्ड सप्लाईज बताया है वह एबनॉर्मली हाई हो तो उस केसेस के अंदर भी उसके द्वारा बताए हुए GSTR1 के बेसिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ड्यूरिंग सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड हैज अवेल्ड क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑफ एन अमाउंट दैट एक्सीड्स द क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय हिम इन अकॉर्डेंस विथ क्लॉज ए बाय सच लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जहां पर उसको जितनी क्रेडिट लेनी चाहिए थी, उसको जो क्रेडिट एलिजिबल थी उससे उसने अधिक क्रेडिट ले ली है, कुछ फिक्स्ड परसेंटेज से ज़्यादा, जो कितना होगा वो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी रूल्स के माध्यम से। बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ डिफॉल्टेड इन डिस्चार्जिंग हिज टैक्स लायबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 49 सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यह सेक्शन 49 में अभी सबसेक्शन 12 भी नया इंसर्ट किया जा रहा है। उसके अंतर्गत यदि डिफॉल्ट करते हैं टैक्स पेमेंट करने में तब भी उनके द्वारा सप्लाई किए गए गुड्स पर भले GSTR1 फाइल किया हो उन्होंने तब भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। और लास्ट, बाय सच अदर क्लास ऑफ पर्सन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यदि गवर्नमेंट कोई क्लास ऑफ पर्सन्स प्रिस्क्राइब कर देती है तो उनके द्वारा सप्लाई किए गुड्स पर चाहे उन्होंने GSTR1 फाइल किया भी हो, हमें हमारे GSTR2B रिटर्न्स में वो डिटेल्स दिख भी रही हो, तब भी उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट हम नहीं ले सकते। तो यह जो सेक्शन 38 नया है
इसे और सेक्शन 16 के अंदर सब सेक्शन 2 में जो क्लॉज बी ए इंसर्ट किया गया है, उन दोनों को साथ में देखने पर यह नई कंडीशंस जब भी यह एक्ट पास हो जाएगा और ये प्रोविजंस नोटिफाई हो जाएंगे तब से लागू होगा। इनका इमीडिएटली अभी कोई इम्पैक्ट नहीं है। सेक्शन 39 रिटर्न फाइलिंग करने से संबंधित है। यह वो रिटर्न जिसमें हम जीएसटी का भुगतान करते हैं। इसका जो सब सेक्शन 5 है वह नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के द्वारा रिटर्न फाइल करने से संबंधित है, जिसमें अभी उसकी ड्यू डेट अगले महीने की 20 तारीख बताई गई है, लेकिन उसको अब 13 तारीख करने का प्रस्ताव है। सब सेक्शन 7 का प्रोविजो, उसे अभी परिवर्तन करने का, अमेंड करने का प्रस्ताव है। नए प्रोविजो के हिसाब से प्रोवाइडेड दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशिंग रिटर्न अंडर द प्रोविजो टू सब सेक्शन 1, अर्थात जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, शेल पे टू द गवर्नमेंट इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एन अमाउंट इक्वल टू द टैक्स ड्यू टेकिंग इनटू अकाउंट इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड टैक्स पेएबल एंड सच अदर पर्टिकुलर्स ड्यूरिंग अ मंथ। अर्थात जिस प्रकार से अभी वे टैक्स भर रहे हैं इनपुट और आउटपुट सप्लाईज को ध्यान में लेते हुए, उसी प्रकार से, और या इन ल्यू ऑफ द अमाउंट रिफर्ड टू इन क्लॉज ए एन अमाउंट डिटरमिन्ड इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर जो अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटवर्ड सप्लाईज पर जो टैक्स भरना है उसको ध्यान में रख के टैक्स भरते हैं, उसके बदले कुछ नया स्कीम भी गवर्नमेंट ला सकती है सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन। तो ये जब सेक्शन अमेंड हो जाएगा उसके बाद में इसमें क्या स्कीम आती है वह पता चलेगा। इसके अलावा सब सेक्शन 9, इसमें जो सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 37 एंड 38 इनको निकाल दिया है, क्योंकि अब इनमें आमूल परिवर्तन कर दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो वर्डिंग्स है, ही शैल रेक्टिफाई सच ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स इन द रिटर्न टू बी फर्निश्ड फॉर द मंथ और क्वार्टर ड्यूरिंग विच सच ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स आर नोटिस्ड, इसके बदले में इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो वर्डिंग्स है वे यहाँ पर इंसर्ट कर दिए जाएंगे, और यह जो करेक्शन करने की लास्ट डेट है वह यहाँ पर भी जो सितंबर महीने की रिटर्न फाइल करने की डेट थी उसके बदले 30 नवंबर अगले साल की वह कर दिया जाएगा। A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period if the return for any of the previous tax period has not been furnished by him। तो यहाँ पर केवल जो पहले था वह वर्डिंग्स थे कि रिटर्न नहीं फर्निश किया है सेक्शन 39 का, GSTR 3B नहीं फाइल किया है, उसके बदले में और द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 फॉर द सेड टैक्स पीरियड हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय हिम। यानी जब तक GSTR 1 फाइल न किया हो तब भी वह उस महीने का GSTR 3B फाइल नहीं कर पाएगा, GSTR का रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। इस प्रकार का यह प्रोविज़न यहाँ पर ऐड किया जा रहा है, जबकि एक प्रोविज़ो भी ऐड किया जाएगा कि इस कंडीशंस में से गवर्नमेंट उसको छूट छाट दे सकती है। तो इस प्रकार से सेक्शन 37, 38 और 39 ये तीनों में काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं। रादर मैं ये कहूँगा कि परिवर्तन प्रस्तावित हैं, इस प्रकार से के परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। सेक्शन 41 जो रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने से संबंधित है, उस पूरे सेक्शन 41 को भी सब्स्टिट्यूट करने का प्रस्ताव है। उसके अनुसार एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बी एंटाइटल्ड टू अवेल द क्रेडिट ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स एज सेल्फ असेस्ड। यहाँ पर यह वर्डिंग्स एज सेल्फ असेस्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जो पुराना सेक्शन 41 था उसमें मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से सामने वाले हमारे सप्लायर ने जो GSTR 1 फाइल किया है उसके बेसिस पर हमको जो डिटेल्स दिखती है वो एक्सेप्ट करके हमें GSTR 2 फाइल करना होता था। वह रिक्वायरमेंट सब हटा दी है, पूरा सेक्शन 41 सब्स्टिट्यूट करने का प्रस्ताव है और उसमें सेल्फ एसेस करके अपने रिटर्न के अंदर ले सकते हैं। लेकिन यदि हमारे सप्लायर ने टैक्स नहीं भरा हो तो फिर वह जो क्रेडिट है उसे रिवर्स करने की विथ इंटरेस्ट हमारी जिम्मेदारी रहेगी। इस प्रकार का यह सब सेक्शन 2 है। यह अमाउंट रिवर्स करने के बाद में
यदि हमारा सप्लायर जीएसटी की अमाउंट भर दे तो उस क्रेडिट को हम फिर से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यह जो सेक्शन 41 है उसके अंदर भी परिवर्तन कर दिया गया है। सेक्शन 42 मैचिंग, रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड था। यह भी तभी रेलेवेंट था सेक्शन जब GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3 का कंसेप्ट था, तभी मैचिंग करके क्रेडिट लेना था। उसी प्रकार से जो सेक्शन 43 है, मैचिंग, रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, उसकी भी अब नए सिस्टम ऑफ रिटर्न फाइलिंग के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है, तो उस भी सेक्शन को ओमिट करने का प्रस्ताव है। उसके अलावा एक सेक्शन 43A जो फाइनेंस एक्ट से इंसर्ट किया गया था, उसे भी अभी ओमिट करने का प्रस्ताव है। लेकिन मुझे लगता है कि यह जो सेक्शन 43A है, प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, यह CGST एक्ट 2017 में तब से इंसर्ट होना था जब से इसकी डेट नोटिफाई की जाए, और मेरे ध्यान में वो डेट नोटिफाई करता कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो संभवतः यह सेक्शन 43A अभी तक नोटिफाई ही नहीं हुआ है, तो ऐसे में इस सेक्शन 43A को ओमिट करना वह लीगली वैलिड नहीं होगा। मुझे लगता है कि जब यह CGST एक्ट 2017 का पार्ट ही नहीं है तो फिर उसे ओमिट करना योग्य नहीं होगा। हालांकि यदि किसी नोटिफिकेशन से इसकी डेट नोटिफाई की हो तो आप इसे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं उसे अपना रिकॉर्ड करेक्ट कर लेता हूं। लेट फीस से संबंधित सेक्शन 47 में भी कुछ संशोधन का प्रस्ताव है। क्योंकि इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड GSTR 2 से संबंधित प्रोविजन पहले सेक्शन 38 में हुआ करते थे, जबकि GSTR 2 तो अब हमारे रिटर्न फाइलिंग के सिस्टम में से ही निकाल दिया जा रहा है, तो यहाँ पर और इनवर्ड सप्लाईज, ये और इनवर्ड वर्ड्स भी यहाँ से हटा दिए जा रहेंगे, और सेक्शन 38 उसको भी यहाँ से ओमिट कर दिया जाएगा। जबकि सेक्शन 52 के अंतर्गत जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है, उसके रिटर्न में यदि डिले हो फाइलिंग में तो उसके लिए लेट फी लगेगी, इस तरह का प्रस्ताव है। सेक्शन 49 के अंदर पेमेंट ऑफ टैक्सेस से रिलेटेड जो प्रोविजन है उसमें भी कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं। सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट से रिलेटेड है। इस सेक्शन के अंदर जो यहाँ पर सब सेक्शन 10 है, उसके बदले में पूरा नया सब सेक्शन 10 इंसर्ट किया जा रहा है। A registered person may on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this act to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, state tax, union territory tax और सेस, यानी अपने खुद के ही एक हेड में से दूसरे हेड में लिया जा सकता है, या बी इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल टैक्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 4 और एज द केस में भी सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 25। तो यहाँ पर खुद ही का जो दूसरा यूनिट है वहाँ पर भी ये ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस अभी इंसर्ट करने का प्रोविजन, इन सच फॉर्म एंड मैनर and subject to such condition and restriction as may be prescribed, and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger provided that no such transfer under clause B, यानी हमारा जो दूसरा यूनिट है वहां पर हम ट्रांसफर नहीं कर सकते if the said registered person has any unpaid liability in his electronic liability register। जब तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में कोई अमाउंट अनपेड है तब तक इस तरह से दूसरे यूनिट में अमाउंट ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी जाएगी। और यह जो सेक्शन सब सेक्शन 12 है, यह एक इंसर्ट करने का प्रस्ताव है, जिसमें यह बताया गया है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाई सच मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, इतना आउटपुट लायबिलिटी को प्रिस्क्राइब कर सकती है कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से पे किया जा सके। आपको ध्यान होगा कुछ केसेस के अंदर रूल 86B के अंतर्गत 99% से ज़्यादा अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से पे नहीं की जा सकती। तो यह जो सब सेक्शन 12 है वह उसको एक स्टैट्यूटरी बैकिंग दे रहा है
रूल के अंदर तो प्रोविज़न है ही, लेकिन उसको इस ग्राउंड पर चैलेंज न किया जाए कि एक्ट के अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, तो मुझे लगता है यह सब सेक्शन 12 उसी के लिए इंसर्ट करने का प्रस्ताव है। रॉन्गली अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट पर इंटरेस्ट के प्रोविज़न भी स्पेसिफाई किए जा रहे हैं। सेक्शन 50 इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर क्योंकि अब प्रोविज़न इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड भी किया जा रहा है, तो शायद इसका हेडिंग भी बदलने की आवश्यकता है, लेकिन अभी इसमें कोई परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं है। यहाँ पर जो सब सेक्शन 3 है सेक्शन 50 का, उसे अमेंडमेंट करके वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड द रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे इंटरेस्ट ऑन सच इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed and utilized at such rate not exceeding 24% as may be notified by the government। तो यहाँ पर जो वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट है, wrongly availed and utilized, यानी गलत लिया भी होना चाहिए और उसको यूटिलाइज भी किया होना चाहिए। जो एंड वर्ड है यहाँ पर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि केवल गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली है लेकिन उसे यूटिलाइज नहीं किया, तो फिर इंटरेस्ट देने की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी। ये जो नया सब सेक्शन 3 प्रस्तावित है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि सेक्शन 73 और 74 के अंदर जो वर्डिंग्स है, जिसमें लिखा है कि हु हैज़ रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, उनको सोकोज नोटिस दी जा सकती है टू पे द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पेएबल देयरऑन अंडर सेक्शन 50। तो यहाँ पर जो और वर्ड है वो भी मुझे लगता है एंड कर देना चाहिए। हालांकि एंड नहीं भी हुआ हो तब भी, क्योंकि सेक्शन 50 के अंदर जो प्रस्तावित अमेंडेड सब सेक्शन 3 है उसमें एंड वर्ड लिखा है और यहाँ पर इंटरेस्ट उतना ही लेना है जितना सेक्शन 50 में दर्शाया है। तो यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड है तभी इंटरेस्ट लगेगा, अन्यथा नहीं। लेकिन फिर भी इस प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट न हो, इसलिए मेरे मत अनुसार यहाँ पर भी जो और वर्ड है और सेक्शन 74 में भी, वहाँ पर भी एंड लिख देना चाहिए। रिफंड से रिलेटेड सेक्शन 54 के अंदर भी कुछ अमेंडमेंट प्रस्तावित हैं। सर्कुलर नंबर 166/22/2021 जीएसटी दिनांक 17 नवंबर 2021 में कुछ रिफंड से रिलेटेड इश्यूज पर क्लैरिफिकेशन इशू किया गया था। उसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड इश्यूज थे वह हमारे जो कैश बैलेंस पड़ा होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, उससे रिलेटेड था कि सेक्शन 54 का सब सेक्शन 1 के अंदर जो दर्शाया गया है वह टाइम लिमिट लागू होगी या नहीं होगी, और जो सर्टिफिकेशन या डिक्लेरेशन बताया गया है रूल 89(2)L और 89(2)M, वह भी देना होगा या नहीं देना होगा। उसका क्लैरिफिकेशन सर्कुलर के माध्यम से दिया गया था। उसी प्रकार से जो इश्यू 4 था उसके अंदर वेदर रेलेवेंट डेट फॉर द रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाईज रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट के अंदर रेलेवेंट डेट किसे मानना, उसके बारे में प्रश्न था। और उसके जवाब में सेक्शन 54 का जो एक्सप्लेनेशन 2 के अंडर में क्लॉज बी था उसको रिफर करते हुए क्लैरिफिकेशन दिया था। इसके बारे में डिटेल में एक अलग वीडियो में पहले बना चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अभी इसे रिफर करने का यही उद्देश्य है कि यह जो क्लैरिफिकेशन सर्कुलर के माध्यम से दिए गए थे उसे अब एक्ट के अंदर भी संशोधन करने का प्रस्ताव है। यहाँ पर सेक्शन 54 का सब सेक्शन 1 में समय मर्यादा दर्शाई हुई है कि कितने समय में रिफंड क्लेम किया जा सकता है, वह 2 ईयर्स है। और उसका प्रोविजो यह था, प्रोवाइडेड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मे क्लेम सच रिफंड इन द रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 39। ये जो 39 में रिटर्न फाइल किया जाता है उसी के अंतर्गत यह रिफंड ले लिया जाए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो है। इससे एक यह प्रश्न उपस्थित हुआ था कि क्या यह 2 वर्ष की समय मर्यादा यहाँ पर भी लागू होती है। तो अब यह वर्ड यहाँ से हटाकर सच फॉर्म एंड मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब, यह वर्ड रह जाएंगे। तो फिर किस प्रकार से लेना वह एक अलग मैनर में रूल्स के माध्यम से प्रिस्क्राइब किया जा सकेगा और 2 वर्ष की समय मर्यादा वहाँ पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को भी
रिफंड क्लेम फाइल करना होता है उसकी जो पहले समय मर्यादा 6 महीने की थी उसे भी बढ़ाकर 2 वर्ष के करने का प्रस्ताव है और उस प्रकार से सब सेक्शन 2 को अमेंड किया जाएगा। डीम्ड यहाँ पर जो एक सब सेक्शन 10 है, वेयर एनी रिफंड इज ड्यू अंडर सब सेक्शन 3 टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में रिफंड विथहोल्ड करने का पावर था। तो अब यहाँ से अंडर सब सेक्शन 3 हटा दिया जाएगा, ओमिट कर दिया जाएगा। तो जितने भी रिफंड हैं सेक्शन 54 के अंतर्गत उन सभी केस में रिफंड को विथहोल्ड करने का पावर डिपार्टमेंट के पास आ जाएगा सर्टेन सर्कमस्टांसिस में। और उसके अलावा जो मैंने बताया था डीम्ड एक्सपोर्ट के केस के अंदर रेलेवेंट डेट किसे गिनना, तो यहाँ पर यह जो एक्सप्लेनेशन 2 रेलेवेंट डेट है उसमें यह क्लॉज बी के नीचे सब क्लॉज बी ए यह इंसर्ट करने का प्रस्ताव है। इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ टू ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट where a refund of tax paid is available in respect of such supplies themselves or as the case may be the input or input service used in such supplies, the due date for furnishing of refund under section 39 in respect of such supplies। तो यहाँ पर जो जीरो रेटेड सप्लाईज एसीजेड डेवलपर को या एसीजेड यूनिट को दी जाती है उसके लिए रिफंड क्लेम फाइल करने की रेलेवेंट डेट होगी ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज। उन सप्लाईज से रिलेटेड जो रिटर्न 39 सेक्शन के अंदर फाइल किया गया है वह यहाँ पर रेलेवेंट डेट होगी। तो इस प्रकार से जो क्लैरिफिकेशन सर्कुलर में दिया था वह अब यहाँ पर सेक्शन के माध्यम से उसको इंसर्ट करने का प्रस्ताव है। कई प्रोविजंस में कुछ कार्य के लिए लास्ट डेट सितंबर महीने के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट, उनमें से जो भी जल्दी हो उस डेट को ड्यू डेट माना गया है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि जो GSTR 3B रिटर्न है उसकी भी फाइल करने की ड्यू डेट अलग अलग टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग निर्धारित हो गई है, जो कि ओरिजिनल स्कीम में ऐसा नहीं था। अभी 5 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाले एसएससीज के लिए 20 तारीख ड्यू डेट है और 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले एसएससीज के लिए कुछ स्टेट के अंदर 22 तारीख और कुछ स्टेट के अंदर 24 तारीख ड्यू डेट है। तो ये सब अलग अलग डेट्स न हो, इसीलिए अब यह 30 नवंबर अगले वर्ष की उसे ड्यू डेट निर्धारित किया जा रहा है। तो यह कौन कौन से प्रोविजंस के अंदर ड्यू डेट चेंज हो रही है ये हम देख लेते हैं। एक तो जैसा हम देख चुके हैं सेक्शन 16 जो एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके सब सेक्शन 4 के अंदर जो ड्यू डेट बताई गई थी कि कब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट ली जा सकती है उसके अंदर भी चेंजेस कर दिया गया है और यहाँ पर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर के बदले 30th डेट ऑफ नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कर दिया गया है। ये जो सेक्शन 34 है क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स इश्यू करने के बारे में, तो यहाँ पर भी सब सेक्शन 2 में उन क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स की डिटेल्स कब तक अपने रिटर्न्स के अंदर दर्शाई जा सकती है। तो यहाँ पर भी लिखा था कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इश्यूज अ क्रेडिट नोट इन रिलेशन टू ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शेल डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ सच क्रेडिट नोट इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच क्रेडिट नोट हैज बीन इश्यूड बट नॉट लेटर देन सितंबर। तो ये जो अगले वर्ष के सितंबर तक का जो पीरियड था उसके बदले में द 30th डे ऑफ नवंबर कर दिया गया है और उसके हिसाब से अब यहाँ पर यह एंट्री करनी होगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है कि यदि कोई रिटर्न डिले फाइल करता है तो यदि जुलाई का या अगस्त का भी रिटर्न 30 नवंबर तक फाइल करता है तो 30 नवंबर को जो रिटर्न फाइल करता है उसके पहले उनको यह डिटेल्स दे देनी होगी। अब रिटर्न का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डेट का इंपॉर्टेंस है, कौन सी डेट को वह रिटर्न फाइल किया है। सेक्शन 52 कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एट सोर्स उससे रिलेटेड है। उसका जो सब सेक्शन 6 है उसमें रिटर्न में कोई भी गलती हुई हो तो उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, उससे रिलेटेड प्रोविज़न है।
और उसके प्रोविज़ो में यह कब तक किया जा सकता है, उसके लिए जो अंतिम तिथि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर महीने के रिटर्न फर्निश करने की ड्यू डेट थी, उसको चेंज करके 30 नवंबर करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा भी दो अन्य सेक्शन में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। सेक्शन 48 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर्स को किस काम के लिए ऑथोराइज किया जा सकता है, उसमें जो डिटेल्स सेक्शन 37 में फाइल करनी है। उसके अलावा ये जो वर्डिंग्स है, द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज अंडर सेक्शन 38, तो जब यदि GSTR 2 फाइल करना होता तो इसके लिए भी ऑथोराइज किया जा सकता था, लेकिन अब जो रिटर्न फाइलिंग की स्कीम है उसमें से GSTR 2 तो अब है ही नहीं, तो इसलिए ये वर्डिंग्स भी यहाँ से ओमिट कर दिए जाएंगे। सेक्शन 168 का जो सब सेक्शन 2 है, जिसमें दर्शाया हुआ है कि अलग अलग सेक्शन सब सेक्शन में जो कमिश्नर वर्ड दर्शाया गया है उसका अर्थ होगा कमिश्नर और जॉइंट सेक्रेटरी पोस्टेड इन बोर्ड। इसमें एक सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 38 भी दर्शाया गया था, लेकिन क्योंकि अब सेक्शन 38 को पूरा सब्स्टिट्यूट करने का प्रस्ताव है और GSTR 2 अब नहीं रहेगा, तो यहाँ से ये वर्डिंग्स भी ओमिट करने का प्रस्ताव है। ये जो फाइनेंस बिल में प्रस्ताव है CGST एक्ट 2017 में अमेंडमेंट करने का, ये जब फाइनेंस बिल पास होकर फाइनेंस एक्ट बनेगा, महामहिम राष्ट्रपति की अनुमोदन उस पर मिल जाएगा, उसके बाद में भी जिस डेट से उसे नोटिफाई किया जाएगा तब से ये प्रोविज़न लागू होंगे। तो अभी हाल फिलहाल इमीडिएटली इनका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन ये जो अमेंडमेंट होने जा रहे हैं उससे हमें यह पता चल रहा है कि GST किस दिशा में आगे बढ़ेगा, हमें उस हिसाब से तैयारी रखनी है, अन्यथा इमीडिएटली इनका अभी कोई भी प्रभाव नहीं होगा। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी GST रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।